तीसरा भाग स्टोरीज हाउस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहिनी गुप्ता। रोचक उपन्यासों की श्रृंखला में मैं आपको डॉक्टर राजीव गुप्ता जी का लिखा एक नया उपन्यास सुना रही हूं, जिसका नाम है बाहरी दुनिया। आइए सुनते हैं आज इस उपन्यास का तीसरा भाग। एक दिन मैं अपने बेटे के स्कूल गया हुआ था। पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। वैसे तो अधिकतर मेरी वाइफ जाती थी, पर उस दिन मैं गया था। मेरी वाइफ शायद किसी और काम में व्यस्त थी। वहां मुझे मानसी मिल गई। जब मैं अपनी मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी करके बेटे के क्लासरूम में जा रहा था, तब वो भी एक रूम से एक बच्ची के साथ निकल रही थी। नमस्ते सर, एकदम सामने पर जाने पर वह ठिठक कर बोली। अरे मानसी जी, आप यहाँ कैसे? मैंने कुछ हैरानी से पूछा। जैसे आप सर, मेरी बेटी भी यही पढ़ती है, उसने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी में अजब सी खनक थी, जो किसी को भी मोहित कर सकती थी। वह मेरे बिल्कुल समीप खड़ी थी और एक भीनी सी खुशबू मेरे चारों ओर छिटक गई थी। मैंने उसकी बेटी की तरफ देखा। वह बहुत प्यारी सी लड़की थी। उम्र यही कोई 7-8 साल की होगी। उसकी बेटी इस स्कूल में पढ़ती होगी, मैंने सोचा ही नहीं था। ये शहर का सबसे महंगा स्कूल था। जरूर मानसी के पति की नौकरी अच्छी होगी, तभी तो मानसी अपनी बेटी को इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है। सहसा मुझे याद आया कि मानसी के पति तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अच्छा वेतन पाते होंगे। सचमुच ही मानसी एक समृद्ध परिवार की संस्कारी महिला है। विनम्र और गरिमा में। अंकल को नमस्ते करो प्रतिभा। ये डॉक्टर अंकल हैं, उसने अपनी बेटी से कहा। नमस्ते डॉक्टर अंकल, प्रतिभा ने बालसुलभ मुस्कान के साथ कहा। नमस्ते बेटा, आप कौन सी क्लास में हो? मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। क्लास सेकंड में, उसने बताया। आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है मानसी जी, पूरी तरह से आप पर गई है, मैंने कहा। मेरी बात सुनकर मानसी कुछ नहीं बोली। वह बस मुस्कुराती रही। उसके गालों पर शर्म की लाली फैल गई, जैसे मैं उसकी बेटी के बहाने से उसकी तारीफ कर रहा हूँ। सचमुच स्त्रियां बहुत ही संवेदनशील होती है। वे पुरुष के मन की बात शीघ्र समझ जाती हैं। वह यूं ही मुस्कुराती हुई मौन खड़ी रही। उसकी यह शालीनता मुझे अच्छी लगी। उस क्षण मुझे लगा कि मानसी एक अच्छे घर की औरत है, पर उसके पति शायद अयाश किस्म के इंसान हैं। उसी से इसे ये रोग लगा होगा। मैं पूछना चाहता था कि उसके पति अभी तक टूर से वापस लौटे या नहीं, पर मैं चुप रहा। इस समय मैं उसे असहज नहीं करना चाहता था। वह मुझे सचमुच आज बहुत प्यारी लग रही थी। भला की सुंदर तो वह थी ही। वह शायद जाना चाहती थी। मुझे भी अपने बेटे की क्लास टीचर से मिलना था, इसलिए मैंने ही कहा, ठीक है मानसी जी, फिर मिलते हैं। उसने सहमति से सिर हिलाया। मैंने भी उसकी बेटी का सिर स्नेह से सहलाते हुए उससे विदा ली। वह लहराती हुई कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ गई। उसकी खुशबू उसके साथ ही चली गई। मैंने एक लंबी सांस लेकर उसकी खुशबू को अपनी सांसों में समेटा और अपने बेटे की क्लास टीचर से मिलने चल दिया। एक दिन मुझे सुबह सुबह ही आवास विकास की तरफ एक रोगी को देखने जाना पड़ा। वह जाड़े की एक सर्द सुबह थी। उस समय 5 बजे थे। चारों तरफ अभी तक अंधेरा यूं बिखरा हुआ था कि जैसे सवेरा होने ही नहीं देगा। मैं उस समय मुकेश बाबू के घर के पास से होकर गुजर रहा था। रोगी के घर का रास्ता उधर से ही होकर जाता था। मैं अभी मुकेश बाबू के घर से थोड़ी दूर पर ही था कि अचानक मैंने देखा कि इतनी सुबह सुबह मुकेश बाबू के घर से स्कार्फ से अपना मुंह ढके कोई औरत निकली और एक और तेजी से चल दी। इतनी ठंड में सुबह 5 बजे मुकेश बाबू के घर से किसी औरत को निकलता देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। न जाने क्यों मुझे उस औरत की चाल ढाल देखकर ये लगा कि मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। चाल ढाल से भी तो लोगों को पहचाना जा सकता है, पर मैं कुछ निश्चित नहीं कर पा रहा था कि वह कौन हो सकती है। एक बार उसका चेहरा देख लेता तो निश्चित ही उसे पहचान जाता। मैंने एक बार सोचा भी कि उस औरत का पीछा करके पता लगाऊं कि वह कौन है और मुझे परिचित सी क्यों लग रही है, पर मुझे ऐसा करना उचित नहीं लगा। मैं अभी असमंजस में अपनी मोटरसाइकिल रोके वहीं खड़ा था कि वह औरत तेजी से चलती हुई एक टैक्सी में बैठ गई। मैंने एक बार फिर सोचा कि चलो इस टैक्सी का पीछा किया जाए, पर तभी मेरे मरीज के पति का फोन आ गया। आप किधर हैं डॉक्टर साहब? प्लीज जल्दी आइए, मेरी वाइफ दर्द से तड़प रही हैं। बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूं। आपके घर के नजदीक ही हूं, मैंने कहा और उस टैक्सी को दूर जाते देखता रहा। फिर मैंने निराशा से सिर झटका और मरीज के घर की तरफ चल दिया। मैं बहुत हैरान था कि इतनी सुबह सुबह मुकेश बाबू के घर से यह कौन महिला निकली है। इससे पहले तो मैंने कभी उनके घर पर किसी स्त्री को देखा नहीं था। मेरी तो हर इतवार को उनके यहाँ अड्डेबाजी होती है। उनके घर में किसी स्त्री के न होने के कारण ही तो दोस्तों का यूं जमघट लगा रहता था। वैसे मैं मरीजों को घर पर देखने नहीं जाता हूँ। मेरी क्लिनिक पर नो विजिट का बोर्ड भी लगा हुआ है, पर किसी किसी मरीज से बहुत ही आत्मीय संबंध बन जाते हैं,
इसलिए समय असमय जाना भी पड़ता है। विजिट का अच्छा पैसा मिलता है, ये भी एक बात है, पर सामाजिक सरोकार भी तो कोई चीज है। हमें सभी का सुख दुख बांटना पड़ता है। कुछ एक परिवारों से बिल्कुल ही घरेलू संबंध हो गए हैं। समय असमय उनका फोन आने पर उनके घर भी देखने जाना पड़ता है। जब मैं 2 मिनट बाद मरीज के घर पहुंचा, तो उसका पति अपने गेट पर खड़ा खड़ा बहुत ही बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखकर उसने सुकून की सांस ली। आजकल कोई डॉक्टर विजिट पर जाता ही कहाँ है। परेशान न हो दीपक, अब मैं आ गया हूँ। उसे ढाढ़स बंधाते हुए मैं उसके साथ उसके घर के भीतर आ गया। उसकी पत्नी डबल बेड पर बेसुध पड़ी थी। वो गॉलस्टोन की मरीज थी, एकदम गोल मटोल थी। मैं उसे कई बार पहले भी आकर देख चुका था, ऑपरेशन करवाने की सलाह भी दे चुका था, तली और नॉनवेज न खाने की हिदायत भी दे चुका था। पर वे मियाँ बीबी इतने चटोरे थे कि मानते ही नहीं थे। वे जब जब नॉनवेज खाते तो उसकी बीबी इसी तरह दर्द से परेशान हो जाती और मुझे रात बिरात उसका इलाज करने के लिए उसके घर पर जाना पड़ता था। उस दिन भी मैंने उसे दर्द और एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाया। देर तक बैठा उसके पति को फिर से वही बातें समझाता रहा, जो कि इससे पहले भी मैं उसको न जाने कितनी बार समझा चुका था। वह हमेशा की तरह बैठा बैठा सहमति से सिर हिलाता रहा। मुझे उस कमीने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह हर बार मेरी बात सुनता तो था पर मानता नहीं था। आज फिर उसकी बीवी की वजह से मेरी नींद खराब हो गई थी, पर मैं उससे कुछ कह भी नहीं सकता था। उसकी बीवी मेरी परमानेंट मरीज थी। मैं तब तक वहां बैठा रहा, जब तक कि उसकी पत्नी की हालत सामान्य नहीं हो गई और वो मेरे लिए चाय बनाने की जिद नहीं करने लगी। पर मेरी चाय पीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। मैंने अभी कुल्ला तक नहीं किया था, उसका फोन आने पर वैसे ही भागा चला आया था। उसके पति ने 10 मिनट में 10 बार फोन किया था, तो मुझे आना ही पड़ा था। वैसे रात में 1-2 कॉल की तो मैं परवाह ही नहीं करता हूँ। उसकी बीवी का नाम सरिता था। वह थी तो गोलमटोल पर स्वभाव की बहुत अच्छी थी, बहुत ही हंसमुख और जिंदा दिल। मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी। उस दिन भी मैंने उससे मजाक में कहा, देखो सरिता, तुम जब भी नॉनवेज बनाया करो तो मुझे जरूर बुला लिया करो। मेरा हिस्सा दिए बिना नॉनवेज तुम्हें पचेगा नहीं। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी। वह उठना चाह रही थी। मैंने उसे आराम करते रहने के लिए कहा। अब तक उजाला हो गया था। मुझे यहाँ बैठे हुए बहुत देर हो गई थी। दूसरे कमरे आकर मैंने दीपक से पूछा, आप मुकेश बाबू को जानते हैं? कौन मुकेश बाबू? जो बैंक में हैं? हाँ हाँ, वही। आप जानते हैं उन्हें? हाँ, खूब अच्छी तरह से। क्यों, क्या बात है? उसने पूछा। यूं ही पूछा, मैं भी उन्हें जानता हूँ। कैसे आदमी हैं वे? मैंने पूछा। आदमी तो ठीक ही हैं, पर किसी से अधिक मिलते जुलते नहीं हैं। अपने में ही मस्त रहते हैं, उसने कहा। ऐसी बात तो नहीं है। उनके यहाँ तो हर इतवार को महफिल जमी रहती है। हो सकता है, पर अड़ोसी पड़ोसी से वे अधिक संबंध नहीं रखते हैं, दीपक ने कहा। अच्छा, हाँ, वे ऐसे ही हैं, कुछ अनसोशल से। उनके यहाँ किसी औरत का भी आना जाना है? नहीं तो, कौन सी औरत? मेरी बात सुनकर वह चौंक उठा। मैंने सुबह ही, जब मैं यहाँ आ रहा था, एक औरत को उनके घर से निकलते हुए देखा है, मैंने उसे बताया। मैं दीपक को कई दिनों से जानता था और मुझे विश्वास था कि वह मेरी बात अपने तक ही सीमित रखेगा। मेरी बात सुनकर दीपक भी सोच में पड़ गया। फिर बोला, वह तो यहाँ अकेले ही अपने भतीजे के साथ रहते हैं। हो सकता इतनी सुबह उनके घर पर कामवाली आए हो, या हो सकता उनकी कोई रिश्तेदार आए हो, वही वापस जा रही हो सकता है। मैंने कहा, क्या उनकी पत्नी भी उनके पास आती रहती है? नहीं, मैंने तो उसे यहाँ कभी नहीं देखा। वह यहाँ अकेले ही रहते हैं, दीपक बोला। उसकी बात सुनकर मैं कुछ न बोला। मैं समझ गया कि वह मुकेश बाबू के बारे में कुछ अधिक नहीं जानता है। उससे अधिक पूछताछ करना बेकार ही है। मुझे उस महिला के बारे में उससे कोई सुराग नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि वह रेणु जी ही हो सकता है कोई अन्य रिश्तेदार हो जिसे मैं न जानता हूँ। पर वह मुझे चालढाल से इतनी जानी पहचानी सी क्यों लग रही थी? यही बात मुझे अंदर तक मथ रही थी। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? दीपक ने कुछ हैरानी से पूछा। नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं। मैंने सोचा कि उनकी पत्नी आई होंगी। उन दोनों के बीच कुछ अनबन चल रही है न? मैंने उसे टालते हुए कहा। हो सकता है आए हों। पति पत्नी के बीच अनबन स्थायी थोड़े होती। घर गृहस्थी में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, फिर सुलझ भी जाते हैं। इसमें क्या खास बात है? उसने कुछ सोचते हुए कहा। उसे इससे अधिक कुछ भी नहीं मालूम था। उसे शायद ये भी नहीं मालूम था कि उनकी पत्नी एक गैर मर्द के साथ भाग गई है और अब वह उनके साथ नहीं रहती है। अच्छा ही है कि ऐसी बात और अधिक न फैले, नहीं तो मुकेश बाबू का इस कॉलोनी में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। लोग तरह तरह की बातें करने लगेंगे। उनके और उनकी पत्नी के चरित्र पर कीचड़ उछालने लगेंगे।
ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अब तो सरिता जी बिल्कुल ठीक हैं। इस बार इनका ऑपरेशन करवा ही लो तो इन्हें इस दर्द से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और मुझे भी बार बार आने से छुटकारा मिल जाएगा, मैंने हंसते हुए कहा और उठ खड़ा हुआ। वह भी मेरी बात सुनकर हंसने लगा। मैंने सोचा था कि लौटते समय मुकेश बाबू के घर होते हुए जाऊंगा। बहुत दिन से उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाई थी, पर न जाने क्या सोचकर मैं गया नहीं। इतनी सुबह सुबह उनके घर जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। उस औरत को लेकर मैं अभी तक उलझन में था। इतनी सुबह भी भला कामवालियां आती हैं? हो सकता आती भी हों। एक बार दोस्तों के साथ अड्डेबाजी की लत पड़ जाए तो उसके बिना जिंदगी बिल्कुल नीरस लगने लगती है। इस बार पूरा महीना ही गुजर गया पर मुकेश बाबू से भेंट नहीं हो पाई। मन बहुत बेचैन रहने लगा था। इस बीच न ही कोई साहित्यिक चर्चा हुई और न ही कोई नई किताब पढ़ने को मिल पाई। मुकेश बाबू से पिछली बार मैं जो किताबें लेकर आया था, न जाने कब की पढ़ चुका था। इस बीच मेरी भी कई रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं प्रकाशित हुई थी। मैंने कुछ नई गजलें भी लिखी थी। उनको लेकर भी मुकेश बाबू से सलाह मशविरा करना था। मुकेश बाबू को साहित्य की अच्छी समझ थी। उनकी संगति में समय अच्छा कट जाता था। उनकी जिंदगी के बारे में भी अभी तो बहुत कुछ जानना शेष था। फिर वह औरत जो उनके घर से इतनी सुबह सुबह निकली थी, आखिर कौन थी? इससे पहले तो मैंने किसी औरत को मुकेश बाबू के घर पर नहीं देखा था। मेरी तो उनके यहाँ हर इतवार को बैठक होती थी। ऐसा तो नहीं कि रेणु जी लौट आए हों। कभी भी भटका हुआ इंसान लौट भी आता है। शायद रेणु जी ही लौट आए होंगी। इसीलिए तो मुकेश बाबू ने अपने घर पर अड्डेबाजी बंद कर दी है। स्त्रियों वाले घर में ये सब कुछ नहीं चल सकता है। लेकिन मेरा ये सब कुछ सोचना एकदम गलत निकला। अगले ही इतवार को सुबह सुबह मुकेश बाबू का फोन आया। कहिए कवि महोदय, क्या हाल चाल है? आजकल आपके दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। कहाँ व्यस्त हो गए हो भाई? मैंने कहा, मैं कहाँ व्यस्त हूँ, आपका ही कुछ पता नहीं है। मैं तो आपके घर भी गया था। आप बाहर गए हुए थे। किस भागदौड़ में लगे हैं आजकल? मेरी बात सुनकर वह हंसने लगे। हाँ, गोविंद ने मुझे बताया था कि आप आए थे। ये तो महीने भर पहले की बात है। आप ठीक कह रहे हैं, पिछले महीने मुझे बहुत भागदौड़ करनी पड़ी। कई बार कानपुर भी जाना पड़ा, पर अब उतनी व्यस्तता नहीं है। मैंने पूछा, क्यों, ऐसी क्या बात हो गई थी? वह बोले, कोई खास बात नहीं थी। ये सब तो चलता ही रहता है। जिंदगी इसी का नाम है। आज शाम को आइए, जमकर अड्डेबाजी होगी। आपकी मनपसंद रोहू मछली बनवा रहा हूँ। आज मार्केट में एकदम ताजी रोहू मिल गई थी। मैंने कहा, ठीक है, तब शाम को मिलते हैं। कई दिनों बाद आज जश्न मनेगा। बिल्कुल, बस आप आ जाइए। जश्न मनाने का सारा सामान यहाँ मौजूद मिलेगा। मैं शाम को उनके घर पहुंचा। इस बार कई दिनों बाद मुलाकात हुई थी। कुछ और लोग भी जमा थे। बहुत देर तक महफिल जमी रही। साहित्य संबंधित गहन विचार विमर्श हुआ। मैंने अपनी नई गजलें सुनाई। सबको बहुत पसंद आई। चाय नाश्ता भी हुआ। रात के 8 बज गए। सब ने विदा ली। सबके जाने के बाद गोविंद ने विस्की की बोतल और 2 गिलास लाकर मेज पर रख दिए। सलाद और तले हुए पापड़ भी थे। फ्राई किए हुए पनीर के टुकड़े भी थे। उसने अब तक सब कुछ तैयार कर रखा था। सचमुच जश्न का सारा सामान मौजूद था। आइए विकास जी, खाना खाते हैं, मुकेश बाबू ने कहा। हम दोनों जाकर डाइनिंग चेयर पर बैठ गए। शराब पीने की मेरी आदत नहीं है। लेखन का नशा ही कुछ इस तरह हावी रहता है कि इसके अलावा और किसी भी तरह के नशे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पर यहाँ आकर मुकेश बाबू का साथ देने के लिए शौकिया तौर पर थोड़ी सी ले लेता हूँ और फिर उसे धीरे धीरे सिप करता रहता हूँ। बिल्कुल थोड़ी सी, जो जरा सी भी नुकसान न करे। मेरी हमेशा से यही आदत है कि किसी भी बुरी चीज की कभी लत मत डालो, जो कि बाद में आपको परेशानी में डाले। मेरे बहुत से मित्र पीते हैं, पर इससे हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ता। मुकेश बाबू अक्सर कहते, विकास जी, नॉनवेज लेने से पहले 2 पैग जरूर लिया करें। यह जरूरी है, दवा का काम करती है। इससे नॉनवेज डाइजेस्ट हो जाता है और भूख भी खुल जाती है। वह कहते और मैं हंसकर टाल देता। हो सकता है कि उनकी बात भी सच हो, पर मैं कभी इस थ्योरी को समझ नहीं पाया। हर एक शराबी की अपनी अलग ही फिलॉसफी होती है। वे शराब पीने के हक में ऐसे ऐसे तर्क देते हैं कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। इसलिए उनसे ज्यादा बहस करना निरर्थक ही है। इसलिए मैं भी उनके बहुत जोर देने पर अब थोड़ी सी ले लेता था। मैं उसमें बहुत सारा पानी मिलाता था और उसे धीरे धीरे उस समय तक सिप करता रहता था जब तक कि गोविंद खाना नहीं लगा देता था। इससे हम दोनों ही खुश रहते थे और मुकेश बाबू को भी यह शिकायत नहीं रहती थी कि मैं उनका साथ नहीं देता हूँ। मुकेश बाबू तो पैगा पर पैगा लगाते रहते थे और जल्दी ही सुरूर में आ जाते थे। सुरूर में आते ही वे अपने दिल की बातें बताने लगते थे। उनके जख्म फिर से हरे हो जाते थे।
जख्म हरे होते ही वह वे बातें भी उगल देते जो कि उन्हें हर किसी को नहीं बताना चाहिए था, पर यह शराब उन्हें ऐसा करने पर विवश कर देती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 2-3 पैग लगाकर वह बहकने लगे। मेरे लिए यही मौका ठीक था। मैंने मछली का कांटा निकालते हुए पूछा, क्यों मुकेश बाबू, आपने अब तक दूसरी शादी क्यों नहीं की? अभी तो आपके सामने पूरा जीवन पड़ा है। अकेले काट लेंगे इतनी लंबी जिंदगी। अरे विकास जी, मैं जिस लड़की से प्यार करता था, उसी से मैंने शादी भी की। जब वो ही वैफा निकल गई तो दूसरी औरत का क्या भरोसा। अब तो औरतजात से ही मेरा भरोसा उठ गया है। साली रेनू, बड़ी कमीनी औरत निकली यार, मुझे दगा देकर दूसरे के साथ भाग गई। बेशर्म साली, उन्होंने नया पैग बनाते हुए कहा। अब नशा उन पर पूरी तरह से हावी होने लगा था। वह उटपटांग बकने लगे थे। वह रेनू की बेवफाई को अभी तक भूल नहीं पाए थे। सब औरतें एक जैसी नहीं होती हैं, मुकेश बाबू। पुरुष ही तो औरत को बहका फुसलाकर गलत रास्ते पर ले जाता है। अगर मनीष उनकी जिंदगी में नहीं आता तो रेनू जी कभी नहीं भटकती। अब तक जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए और दोबारा किसी शरीफ औरत से शादी करके नए सिरे से जिंदगी शुरू कीजिए, मैंने कहा। अरे अब मुझे कहाँ कोई शरीफजादी मिलेगी, लेखक महोदय। सब साली ऐसी ही होती हैं। पैसों की चकाचौंध में खो जाती हैं। पैसों के लिए अपना ईमान बेच देती हैं। अपना तन तक बेच देती हैं। मुझे तो बस अपने अंकुर के भविष्य की चिंता है। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अंकुर के बिना नहीं रह सकता हूँ, विकास जी। मुझे तो अपना अंकुर वापस चाहिए, जिसे वह कमीनी अपने साथ ले गई है। वह खुद अपनी जिंदगी बर्बाद करे तो करे, मेरे अंकुर के पीछे क्यों पड़ी है, कुतिया कहीं की। मुकेश बाबू जैसे आर्तनाद कर उठे। उनके सीने का जख्म जैसे बूंद बूंद करके रिसने लगा हो। आप अंकुर के लिए क्यों इतना परेशान हैं? जब रेनू जी उसे आपको देना नहीं चाहती हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। वह भी तो आखिर उसकी माँ है। वह कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से अलग कर सकती हैं? वह भी उसका ख्याल रखेंगी, मैंने उन्हें समझाया। मेरी बात सुनकर मुकेश बाबू अचानक खामोश हो गए। खाना छोड़कर पथराई सी नजरों से सामने की ओर न जाने क्या ताकते लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वह सांस लेना भी भूल गए हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर एक पल को मैं भी घबरा गया कि कहीं इन्हें हार्ट अटैक का दौरा तो नहीं पड़ गया है। मैंने जोर से उन्हें पुकारा, क्या हुआ मुकेश बाबू, आप ठीक तो हैं? सीने में दर्द तो नहीं हो रहा है? लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मैं यूं ही घबरा गया था। मेरे पुकारने से मुकेश बाबू बहुत ही करुण दृष्टि से मेरी तरफ देखते हुए बोले, विकास जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मनीष सचमुच ही बहुत कमीना इंसान है। एक नंबर का अयाश और औरतबाज। दिल फेंक। साला औरतों को फंसाने में वह बहुत माहिर है। आपको मैंने अब तक नहीं बताया कि अब उसने रेनू को भी छोड़ दिया है। रेनू से उसका मन भर गया है। अब वह किसी अन्य औरत के पीछे दीवाना है। और रेनू जी? मैंने हैरानी से पूछा। रेनू अब एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। हठात मुकेश बाबू की ये सब बातें सुनकर मैं हतप्रभ रह गया। आज मेरा फिर से उनकी जिंदगी के एक नए रहस्य से साक्षात्कार हुआ था। तब तो रेनू जी एकदम बेसहारा हो गई होंगी। जब से वह मनीष के साथ लिव इन में रहने गई थी, उनके घर वालों ने भी तो उनसे सभी रिश्ते तोड़ लिए थे। अब वह अकेली अंकुर की जिम्मेदारी कैसे उठा रही होंगी? तो क्या उस दिन वही इतनी सुबह मुकेश बाबू के घर से निकली थी? हो सकता है कि उस दिन वह कुछ आर्थिक सहायता मांगने के लिए उनके पास आई हो। मैंने पूछा, मुकेश बाबू, अगर आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? पूछिए, आपसे अब क्या छिपा है, विकास जी। आप तो मेरे भाई की तरह हैं। मेरे हितैषी हैं। पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा। अगर रेनू जी चाहे तो क्या वे आपकी जिंदगी में वापस लौट सकती हैं? आप उन्हें स्वीकार कर लेंगे? मेरी बात सुनकर वह बोले, विकास जी, मैं रेनू से इतनी नफरत करता हूँ, जितनी आज तक किसी पुरुष ने किसी स्त्री से नहीं की होगी। ऐसी स्त्री का भला क्या भरोसा है जो किसी परपुरुष के साथ भाग गई हो? कल मनीष के साथ भागी थी, आगे किसी और के साथ भी भाग सकती है। जिसे परपुरुषों की लत लग जाए, उसका क्या? पर फिर भी अगर वह मेरी जिंदगी में लौटती है तो मैं उसे अपना लूंगा, अपने अंकुर के भविष्य की खातिर। अब इससे अधिक मैं क्या कर सकता हूँ? उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। जिंदगी में इंसान को किस तरह के समझौते करने पड़ते हैं। विष के घूंट पीकर भी आदमी जिंदा बना रहता है। शायद यही जिंदगी है। यही जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। मैंने पूछा, फिर क्या दिक्कत है? जब आप तैयार हैं, तो आप जब चाहें रेनू जी को वापस ला सकते हैं। अब तो मनीष भी उनको छोड़ गया है। उनका भी मनीष की तरफ से मोहभंग हो गया होगा। प्यार का सारा नशा भी अब तक उतर गया होगा। अब तो वे भी अपनी गलती का एहसास कर रही होंगी। अब तो आप उन्हें ले ही आइए। अपने अंकुर की खातिर उनके सारे गुनाह माफ कर दीजिए। यही सही रहेगा। यही तो समस्या है। मैं तो तैयार हूँ।
पर रेनू मेरे पास आने के लिए कहाँ तैयार है। वह अंकुर को भी मेरे पास नहीं आने दे रही है। वह बहुत ही कमीनी औरत है। अब तो मुझे उससे और भी डर लगने लगा है। क्या पता वह मुझे किसी दिन खाने में जहर मिलाकर दे दे। इन्हीं सब बातों को लेकर मैं पिछले महीने बहुत परेशान रहा। अब मैंने अंकुर को वापस पाने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। देखिए क्या होता है। अब बार बार मुझे कानपुर जाकर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। अपने ही बेटे को वापस पाने के लिए किसी व्यक्ति को कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। वाह रे दुनिया, ये जिंदगी हर पल कैसे कैसे रंग बदलती है। आज मैं देख भी रहा था। मैंने सोचा कि अगर इन्हीं सब घटनाओं को लेकर नई चेतना के लिए एक लंबी कहानी लिखूं तो कैसा रहेगा। स्वतंत्र बाबू भी खुश हो जाएंगे। पात्रों, घटनाओं, शहर आदि के नाम बदल दूंगा। पर अभी तो मुझे इस कहानी का ठीक से न तो आदि मालूम था और न ही अंत। बस रोज नई नई घटनाएं मेरे सामने घट रही थी और मैं उन्हें मन ही मन समेटता जा रहा था। मैं मुकेश बाबू की बातें सुनकर हैरान था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह सच बोल रहे हैं या कि उन्हें आज भी नशा कुछ अधिक ही हो गया है, इसी से वे इतना उटपटांग बोले जा रहे हैं। उस औरत की बात भी मैं उनसे नहीं पूछ पाया, जो कि कुछ दिन पहले मुझे सुबह सुबह उनके घर से निकलती हुई दिखी थी। हो सकता हो वह रेणु जी ही हो। उन्होंने उन पर मुकदमा ठोका था, इसलिए उनसे झगड़ा करने आए हों। या उन्हें अंकुर को लेकर ब्लैकमेल कर रही हो। क्या वह सचमुच ही इतनी दुष्ट औरत हैं? जाने क्यों मेरे मन में ये भी आ रहा था कि मुकेश बाबू और रेणु जी के बीच अभी भी कोई तो ऐसी गुत्थी है जिसे मैं सुलझा नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है कि अभी भी कोई ऐसा राज हो जिसे मुकेश बाबू मुझसे छिपा रहे हों। उन्हीं ने तो एक दिन मुझसे कहा था, विकास जी, यहाँ इंसान न जाने कितने मुखौटे लगाए जी रहा है, तो आप असली इंसान को पहचानेंगे कैसे। आज मुझे भी लग रहा था कि उनकी ही बात सच है। मैं न तो ठीक से उन्हें समझ पा रहा था और न ही रेणु जी को। बस हवा में तीर चला रहा था। उस दिन मुकेश बाबू पीते पीते बेसुध गए। गोविंद की सहायता से मैंने उन्हें बेड पर लिटा दिया था। उनका ध्यान रखने को कहकर मैं भी अन्यमनस्क सा अपने घर लौट आया था। रात भर मैं सो नहीं सका। बस पलंग पर पड़े पड़े यही सोचता रहा कि बाहरी दुनिया, यहाँ क्या क्या तमाशे होते रहते हैं, यहाँ कैसे कैसे इंसान बसते हैं। एक दिन मोटरसाइकिल से मैं अपनी क्लिनिक को जा रहा था। मेरी क्लिनिक से कुछ ही दूर पहले रास्ते में भीड़ लगी थी। भीड़ देखकर मैंने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। कोई एक्सीडेंट हो गया था। मैंने देखा कि एक लड़की मोटरसाइकिल से टकरा गई थी। लगभग 8 साल की लड़की होगी। गुड लक, पब्लिक स्कूल की ड्रेस पहने हुए थी। उसके सिर में चोट लगी थी और खून बह रहा था। इसी स्कूल में मेरा भी बेटा पढ़ता था। मैं भीड़ को चीरता हुआ उसके पास पहुंचा। वह मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी। अचानक ध्यान आया, अरे, ये तो मानसी की बेटी प्रतिभा है। कुछ दिन पहले ही तो स्कूल में उससे मिला था। अरे क्या हुआ बेटा? मैंने अपना रुमाल निकालकर फोल्ड करके उसके सिर पर रखते हुए पूछा, ताकि उसका खून बहाना रुक जाए। डॉक्टर अंकल, मैं स्कूल से लौट रही थी कि एक मोटरसाइकिल से टकरा गई, उसने बताया। उसने भी मुझे पहचान लिया था। क्यों, आज टैक्सी वाला नहीं आया? मैंने रुमाल से दबाकर उसके सिर से बहते हुए खून को रोकने की कोशिश की। खून लगातार बह रहा था। ये तो अच्छा हुआ था कि मैं समय पर पहुंच गया था, नहीं तो बहुत अधिक खून बह जाता, जिससे वह बेहोश भी हो सकती थी। आया था अंकल जी, पर रास्ते में ही छोड़ गया। क्यों, घर तक पहुंचा कर क्यों नहीं आया? उसकी टैक्सी खराब हो गई थी। मैं यहाँ से रिक्शा से घर चली जाती, पर तभी मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी, उसने बताया। वह परेशान तो थी पर मुझे जरा सी भी डरी सहमी नहीं लगी। वह शायद अकेले बाजार आने जाने की अभ्यस्त थी, पर फिर भी वह इस समय मुझे वहां पाकर राहत महसूस कर रही थी। उसकी सफेद कमीज पर खून के लाल लाल दाग लग गए थे। मैं कुछ और लोगों की मदद से उसे अपनी क्लिनिक पर ले आया। वहां सभी तो मेरे जानने वाले थे। क्लिनिक पर लाकर मैंने उसके सिर में टांके लगाए और मरहमटी की। टिटनस का इंजेक्शन भी लगा दिया। सचमुच वह बहुत ही बहादुर और निर्भीक लड़की थी। टांके लगाने में उसने उफ तक न की। वह कसकर अपने होंठ भींचे रही। उसे दर्द तो हुआ ही होगा, पर वह अंदर ही अंदर पी गई थी। मैंने महसूस किया कि वह शायद बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में पली बड़ी है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसके पापा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इस समय तुम्हारे पापा घर पर होंगे। मरहमटी कर चुकने के बाद मैंने स्नेह से उसका सिर सहलाते हुए पूछा। नहीं अंकल, पापा हमारे साथ नहीं रहते हैं, उसने कहा। उसकी बात सुनकर मुझे हैरानी हुई। मुझे समझ में नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कह रही है। मानसी ने कभी मुझे ऐसा नहीं बताया था। वह तो अपने पति को अपने साथ लाने वाली थी। और मम्मी? मैंने फिर पूछा। हो सकता है कि वह भी इस समय घर पर न हो, उसने कुछ लापरवाही से कहा।
उसे इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि इस समय घर पर कौन होगा। वह शायद घर पर अकेले रहने की आदी थी और माँ बाप के बहुत अधिक स्नेह से वंचित भी। फिर इस समय घर पर कौन होगा? मोनिका आंटी होंगी, उसने जवाब दिया। मानसी का फोन नंबर मेरे पास था। मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए उसका फोन आता रहता था। मैंने मानसी को ये सोचकर कई बार फोन किया कि वह मेरी क्लिनिक पर आकर प्रतिभा को ले जाए, पर उसका फोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा था। मुझे ये कुछ अजीब सा लगा। माएँ हमेशा अपना फोन एक्टिव मोड पर रखती हैं, जबकि उनकी बेटियां घर से बाहर गई होती हैं। घर लौटने तक लगातार उन्हें अपनी बेटियों की चिंता बनी रहती है। अच्छा बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने प्रतिभा को घर पहुंचा आने के मकसद से पूछा। रेलवे क्रॉसिंग के उस तरफ, अंकल, उसने कहा। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बेटा। तुम्हारी मम्मी का फोन तो स्विच ऑफ जा रहा है, मैंने उससे कहा। वह कहीं गई होंगी, मैं खुद ही चली जाऊंगी, अंकल, घर थोड़ी दूर ही तो है, उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा। कोई बात नहीं, मैं ही छोड़े देता हूँ, मैंने कहा। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, अंकल, आप रहने दें, उसने कहा और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। वह किसी की बहुत अधिक सहानुभूति नहीं लेना चाहती थी। उसकी परवरिश शायद इसी तरह से हुई होगी। दूसरों पर बहुत अधिक विश्वास न करने के लिए शायद उसकी माँ ने ही उसे सिखाया होगा। वह अकेले ही घर जाने की जिद करने लगी, पर मैंने उसे अपनी मोटरसाइकिल में पीछे बिठाया और उसके घर पहुंच गया। जिस घर में वह रहती थी, वह मकान 2 मंजिला था। वह नीचे के पोर्शन में रहती थी। ऊपर की मंजिल में कोई और सज्जन रहते थे। उसके घर में उस समय बाहर से ताला लगा था, पर प्रतिभा के पास घर की एक चाबी थी। उसने उसी चाबी से घर का ताला खोला था। उसकी सिर पट्टी बंदी देखकर ऊपर की मंजिल से एक महिला लपक कर नीचे आए और उसे अपनी बाहों में स्नेह से समेटकर बोली, अरे प्रतिभा, यह क्या हो गया? ये चोट कैसे आई? मोनिका आंटी, मैं एक मोटरसाइकिल से टकरा गई थी, प्रतिभा ने बहुत ही शांति से कहा। वह जरा भी विचलित नहीं लग रही थी, जबकि वह महिला उसकी शर्ट पर लगा खून देख के बेहद घबरा गई थी। डॉक्टर साहब, इसे अधिक चोट तो नहीं लगी है? इस बार उस महिला ने मुझसे पूछा। वह शायद मुझे जानती थी। उस क्षेत्र के अधिकतर लोग मुझे जानते थे। अक्सर मुझसे दवा लेने मेरी क्लिनिक पर आया करते थे। चोट तो लगी है, सिर फट गया था, इसलिए 4 टांके भी लगाने पड़े, मैंने उसे बताया। अरे, 4 टांके, सुनकर मोनिका परेशान सी हो उठी। आप परेशान न हो, कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगी। मैंने इसको दवा दिलवा दी है, इसे नियम से देती रहिएगा। 3-4 दिन ड्रेसिंग भी करवानी पड़ेगी। मानसी जी आए तो उन्हें समझा दीजिएगा कि कुछ दिन इसका ख्याल रखें। वे शायद कहीं गई हैं। मोनिका को दवाइयाँ देते हुए मैंने कहा। हाँ, वह कुछ देर पहले ही कहीं गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी, उस महिला ने कहा। वह अभी तक प्रतिभा को अपनी बाहों में समेटे थी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मैंने कहा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मोनिका ने हाथ जोड़ते हुए कहा। नमस्ते, डॉक्टर अंकल, थैंक यू, प्रतिभा ने भी मुझे नमस्ते की। नमस्ते, बेटा, मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए प्यार से कहा। इसके बाद मैं अपनी क्लिनिक पर वापस आ गया था। तब तक 4-5 मरीज क्लिनिक पर बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। उसी दिन शाम को मानसी मेरी क्लिनिक पर आए और बहुत ही भावुक होकर मेरा आभार व्यक्त करने लगी। फिर वह दवा और ड्रेसिंग आदि के पैसे पूछने लगी। मैंने हंसकर कहा, अरे मानसी जी, आप क्यों इतना भावुक हो रही हैं? आखिर दुनिया में मानवता नाम की भी तो कोई चीज है। आपकी जगह अगर मेरा ही बच्चा होता तब क्या लोग उसकी सहायता नहीं करते? आप जैसा अगर सभी सोचने लगे, सर, तो फिर समस्या ही क्या है? पर आजकल कोई भी तो किसी की मदद नहीं करना चाहता है, किसी अपरिचित की तो बिल्कुल भी नहीं। सब तमाशा देखते रहते हैं और घायल व्यक्ति सड़क पर पड़ा तड़पता रहता है, मानसी बोली। उसकी बात कुछ हद तक ठीक थी। सचमुच कोई बिना बात ही किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता है। आप कब तक अपरिचित रहेंगी, मानसी जी? कई महीनों से तो मैं आपको जानता हूँ। आपकी बेटी भी तो कितनी प्यारी है, कितनी बहादुर भी। आपने सचमुच ही उसे बहुत अच्छी शिक्षा दी है। पर आप सुबह थी कहाँ? आपका मोबाइल भी स्विच ऑफ था, मैंने उससे कहा। वह कुछ भी न बोली। मेरी बात सिरे से गोल कर गई। बस बैठी बैठी कृतज्ञता से मेरी तरफ देखती रही। मैं भी मुग्ध भाव से उसे देखे जा रहा था। उस समय मेरे मन में उसके प्रति क्या था, ठीक मैं भी नहीं समझ पा रहा था। उस भावना को शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल बात है। कभी भी किसी भावना को व्यक्त करने में सारा ज्ञान धरा की धरा रह जाता है। मैंने कहा, अब आपका क्या हाल है? दवाइयाँ नियमित ले रही हैं? मैं तो अब लगभग ठीक ही हूँ, उसने खुश होकर कहा। पर दवाइयाँ मेरे कहे बिना मत छोड़ना। इस रोग में दवाइयों का पूरा कोर्स ही करना पड़ता है, समझी आप? जी, जब आप कहेंगे तभी बंद करूंगी।
उसने किसी आज्ञाकारी छोटी बच्ची की तरह कहा। और आपके पति देव अभी तक लौटे ही नहीं हैं? मैंने हठात पूछ लिया। मेरी बात सुनकर वह जैसे संकोच में पड़ गई। फिर बोली, माफ कीजिएगा सर, वह मेरी सुनते ही नहीं है। अभी बीच में आए थे एक बार, मैंने बहुतेरे कहा, पर वे दिखाने को तैयार ही नहीं हुए। कहते कहते वह बेहद दुखी सी हो गई, जैसे ये भी उसी का अपराध हो। मैं तो आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ। ऐसे तो आप बार बार बीमार पड़ेंगी। कब तक दवाइयाँ खाती रहेंगी? मैंने उसे दुखी देखकर कहा। जी, मैं जानती हूँ। इस बार आएंगे तो जरूर भेजूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए सर, उसने बड़ी ही गंभीरता से कहा। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन हंसा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह मुझसे लगातार झूठ क्यों बोल रही है। उस दिन उसकी बेटी प्रतिभा ने ही तो मुझे बताया था कि उसके पापा उसके साथ नहीं रहते हैं, और यह मानसी सच बात बताने को तैयार ही नहीं है। आखिर मामला क्या है? दोनों में कुछ अनबन है। मैं इस गुत्थी को सुलझा लेना चाहता था, पर मैंने इस बात का जिक्र उससे नहीं किया कि मुझे इस बात का पता चल गया था कि उसके पति उसके साथ नहीं रहते हैं। मानसी को फिर यह रोग कैसे हुआ होगा, ये भी मेरे लिए एक रहस्य था। वाकई ये दुनिया बहुत विचित्र है। मैंने भी सोच लिया था कि चलो इन्हीं सब घटनाओं को लेकर एक मजेदार उपन्यास लिखूंगा। स्वतंत्र बाबू भी खुश हो जाएंगे।